गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी। और जो टॉपिक आज का जो रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ आयलर लैग्रेंजन इक्वेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आयलर लैग्रेंजन इक्वेशंस। यहाँ पर हमारे पास देखो इस तरह से भी कई बार टॉपिक आता है कि एप्लीकेशन ऑफ आयलर लैग्रेंजन इक्वेशंस या फिर एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। देखो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से ही हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने आयलर लैग्रेंजन इक्वेशंस बोला है। ठीक है, और इससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं या फिर हम एक्सट्रीमम पाथ निकाल सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो है या पहला जो टॉपिक है या एप्लीकेशंस है वो ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले से ही दिया रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है आपको कहाँ पर, दो पॉइंटों के बीच में जो कि एक प्लेन पर स्थित है या प्लेन पर रखे गए, ये प्लेन पे है। तो यहाँ पर आप चाहे आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो भी आपको कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन लगाना है, और यदि आपको एक्सट्रीमम पाथ पूछे तो भी आपको कैलकुलेशन वेरिएशन से ही निकालना है। ये ध्यान रखेंगे, जब आपसे शॉर्टेस्ट या फिर आपको मैक्सिमम या मिनिमम या एक्सट्रीमम इन विशेष पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए उनका आकलन करते हैं तो वो जीरो आता है। इसलिए आप पाथ का आकलन भी करोगे तो जीरो आएगा, चाहे आप उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो चाहे वो एक्सट्रीमम डिस्टेंस निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कल हमने आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन को पढ़ा था, तो मैं उस इक्वेशन को एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। तो हमने पढ़ी थी आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आई। पॉइंट ये रहा। तो ये हमारे पास आया था कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास वैल्यू आई थी। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो वाई डैश है वो हमारे पास आया है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स है। लेकिन कई बार क्या होगा, जब हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स है एक्स। यदि यहाँ पर एक्स है तो वाई डैश का मीनिंग होगा वाई डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि यहाँ पर एक्स की जगह और कोई कोऑर्डिनेट्स काम में लिया गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यू जे है, तो आपके पास वाई डैश की जो वैल्यू होगी वो रहेगी डी वाई अपॉन में डी क्यू जे। ये ध्यान रखें। तो हम इसको एक बार जनरल फॉर्म में और लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास है कि डेल एफ, ठीक है, अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स लिखा गया है और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। ये है। यदि आप इस इक्वेशन को इस तरह से यूज लेना चाहो तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। और ये हमारे पास आती है सेम एज लैग्रेंजन इक्वेशन, लैग्रेंजन इक्वेशन। हालांकि ये लैग्रेंजन के ही द्वारा आयलर और लैग्रेंजन ने मिलकर दी थी, तो इसको हम आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन भी बोलते हैं और ये सेम लैग्रेंजन इक्वेशन की तरह आती है। बस फर्क इतना है कि जब हमारे पास जो एफ है वो केवल पोजीशन डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, एफ जो है वो हमारे पास पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है। अब एफ जब पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है तो हम यहाँ पर लैग्रेंजन इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लैग्रेंजन इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी वाली टर्म्स तो जीरो ही हो जाएगी।
ठीक है ना। लैग्रेंज इक्वेशन में क्या था, डी अपॉन में डी टी और डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू जीरो। तो इसमें ये टर्म्स तो आती है लेकिन ये नहीं आती, यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा ही नहीं, मतलब फोर्स लगेगा तो भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो आप एक्सीलरेशन नहीं होगा तो आप मोमेंटम भी नहीं निकाल सकते, आप फोर्स भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए बात है सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम अलग तरह के सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास जो एफ है वो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके अंदर हमारे पास एक्सीलरेशन आना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक नई इक्वेशन दी थी। आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, इन जनरल। तो ये रहेगी हमारे पास डी अपॉन डी क्यू जे, और ये है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश रहेगा, और माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमारे पास अब की बार जो वाई डैश है वो रहेगा वो रहेगा डी वाई अपॉन डी क्यू जे, और जो क्यू जे है वो हमारे पास रहेगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेगा, क्यू जे रहेगा। इसको अपन और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। और यदि आपको पूछनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो सबसे पहले हम एक प्लेन बना लेते हैं। प्लेन का मतलब प्लेन होता है जो कि आपकी स्क्रीन पे, आपकी जो स्क्रीन है वो भी एक प्लेन है, ठीक है ना, चील गाड़ी वाला नहीं, समतल वाला, एक्स वाई और 0 0, ठीक है। यहाँ पर इसने कहा है कि 2 पॉइंट ले लीजिएगा, हमने 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। एक का नाम दे दिया हमने P दे दिया, एक का नाम हमने दे दिया Q दे दिया, ठीक है। ये पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये मान लिए, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब कोई कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं ऐसे बोलेंगे सर ये कैसे बता सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं मान रहे अपन, ऐसा मान लेते हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेकंड पाथ मान लेते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि शॉर्टेस्ट ये वाली है कि ये वाली है। आप देख करके तो बता सकते हैं कि ये वाली तो बिल्कुल नहीं हो सकती, यही होगी, ठीक है ना। लेकिन हमें मैथमेटिकली निकालना है कि वास्तव में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, पाथ फर्स्ट होगा या पाथ सेकंड होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें हम पाथ कैलकुलेशन करेंगे, और पाथ के अंदर हम लिखेंगे डेल्टा आई का जो मान है वो 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आई है वो आपके पास शॉर्टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है शॉर्टेस्ट होगा तो भी ये एक एक्सट्रीमम वैल्यू रखेगा, या फिर मैं आपको बताऊं कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम पाथ बताइए, तो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि आप इसमें एक्सट्रीमम पाथ कैलकुलेशन कीजिए, तो भी ये एक वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, और तो भी इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आएगी, 0। यानी कि आपसे शॉर्टेस्ट पूछे या मैक्सिमम पूछे या एक्सट्रीमम पूछे तो आपको डेल्टा आई का मान 0 ही लिखना है। यानी कि आपको कुल मिला के आयलर लैग्रेंज इक्वेशन लगानी है, कुछ नहीं, बस काम खत्म, ज़्यादा नहीं। थ्योरी लिखते हैं, डायग्राम ये चलेगा, दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम हमने बना दिया और कुछ लिखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। वैसे इसका जो नाम है वो होता है जियोडिसिस। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको हम जियोडिसिस भी बोलते हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछे कि आप जियोडिसिस की इक्वेशन निकालिएगा या पाथ बताइएगा, तो आप ये जियोडिसिस, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, जियोडिसिस भी हम इसको बोलते हैं। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। ए स्ट्रेट लाइन, ए straight line is regarded as shortest distance
ऐसे रिगार्डेड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points इन ए प्लेन। तो हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। ऐसा हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं कि 2 पॉइंटों के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो हमेशा विस्थापन ही होता है और वो स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। द स्ट्रेट लाइन इन ए एक्सट्रीमम पाथ, आगे लिख दूं, एंड या आप लिख सकते हैं 10 स्ट्रेट लाइन 10 स्ट्रेट लाइन is an extremum path. Extremum path of a particle in a plane. Okay. And the equation of such a path should be of such a path should be consequently obtained from चलो इसको छोड़ो आप, शुड बी कैलकुलेट ऐसे लिखेंगे सीधा ही, बाई कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ स्मॉल आर्क, एन एलिमेंट ऑफ स्मॉल आर्क, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, आर्क का मतलब होता है आल, वो बोलते हैं ना उसको अल्पांस, ठीक है ना। आर्क लेंथ ds, आर्क लेंथ ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। तो अगर पीछे आएगा, देखो यदि आप इसमें आर्क लेना चाहते हैं, इधर ही नया बना लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो देखिएगा आप एक बार इसको समझ लीजिएगा, ये हमारे पास ग्राफ है, ये वाई एक्स जो है वो बिल्कुल सीधा है, आपको दिख रहा होगा टेढ़ा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिया, हंसने की बात नहीं, वास्तव में ही जो वाई एक्स है मैंने बिल्कुल सीधा बनाया है, आपकी स्क्रीन पे भी सीधा है, आपने फ़ोन टेढ़ा पकड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने P पॉइंट बनाया, हमने यहाँ पर Q पॉइंट बनाया, यहाँ पर हम छोटा सा आर्क ले रहे हैं, ये ज़्यादा छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पर इसको और इसको आप जब मिलाओगे तो रहेगा dx रहेगा, और ये रहेगा d और y, इस तरह से। और जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं d और s। तो ये आपने पढ़ा हुआ कि ds यानी कि कर्ण जो है वो रहेगा हमारे पास √dx² प्लस का dy²। सिंपल सी बात, जो प्रोसेस हमने पहले की थी उसी प्रोसेस को हमें वापस से दोहराना है। और हमने प्रोसेस क्या की थी, हम इसमें से क्या करते हैं, dx को बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास रहेगा ds = का 1 प्लस का dy अपॉन में dx का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx बाहर आ जाएगा, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। तो इधर मैं आगे लिख दूँ,
तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। इधर रहेगा ds इज इक्वल टू अंडर रूट का 1 प्लस और रहेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और dx अपने पास बाहर आ गया। आप सिंपल सी बात है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इधर s आ जाएगा, इधर इंटीग्रेशन आएगा, वैसे पॉइंट P से लेकर के पॉइंट Q तक था ये, और ये रहेगा अंडर रूट का 1 प्लस, इसको y डैश स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन होगा, देखो s इज इक्वल टू होता है लिमिट P से लेकर के Q तक, और फंक्शन y, y डैश और x और dx। तो कंपेयर करेंगे इन दोनों से, तो हेयर फंक्शन f इज इक्वल टू, ये अपने पास रहेगा 1 प्लस और y डैश का स्क्वायर, और ये जो अपन ने कैलकुलेशन और वैल्यूशन निकाली थी उसके अनुसार आया है, लेकिन उसमें हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया था। आप अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी अलग 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 आएगी, ठीक। अब आपके पास सिंपल एक फंक्शन आ गया, एंड द कंडीशन दैट the curve be shortest path in that as be a minimum, as is मिनिमम, या फिर आपको एक्सट्रीमम भी आप लिख सकते हैं, एक्सट्रीमम फंक्शन इज f एंड f इक्वल टू अंडर रूट का 1 प्लस का y डैश स्क्वायर। अब आप इसमें आयर लैग्रेंज इक्वेशन निकालेंगे सिंपल। तो देखिए, यूजिंग आयलर लैग्रेंजन इक्वेशंस, जो कि होती है हमारे पास डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। या तो आप इसकी अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर निकल गई वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई की यदि आप बात करोगे तो देखो इस फंक्शन के अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू वाई नहीं है, नहीं है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, और फिर आप निकालोगे इसके अंदर डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास एफ क्या है, वो है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर 1/2। अवकलन अपन को करना आता ही है, तो 1/2 क्या जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये रहेगा 1 प्लस का वाई डैश स्क्वायर की पावर माइनस हाफ कर दूँ इंटू 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की जो वैल्यू होगी वो रहेगी वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2। आई थिंक मुझे सोल्व करना आ गया। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 को एंड इक्वेशन नंबर 4 को रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको मिलेगा 0 माइनस का d अपॉन में dx, और ये वैल्यू जो है अपन ने कैलकुलेट कर ली है, ये आएगी y डैश अपॉन में 1 प्लस का y डैश स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो माइनस है वो 0 में चला जाएगा। और यदि आप इसको उल्टा करके भी लगाते क्वेश्चन को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ती, और इसी में नहीं किसी में नहीं पड़ेगा। आप ऐसे मत सोचना कि इसी में इसको पहले लिख लेते, इसको यहाँ लिख लेते और इसको यहाँ लिख लेते तो भी ये आता, और यदि ये वैल्यू कुछ आती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इधर 0 है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास आया यहाँ पर कुल मिला के कि d अपॉन में dx और y डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0 आया।
देखो आप किसी भी संख्या का आकलन करते हैं तो वो जीरो आती है, इसका मतलब ये संख्या क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो आप लिखोगे वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट आया। आपको यहाँ पर केवल y की वैल्यू निकालनी है, केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। पहले y डैश की निकालेंगे फिर y की निकालेंगे। तो y डैश इज इक्वल टू सी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो y डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और y डैश स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। तो y डैश स्क्वायर को कॉमन कर लिया, 1 माइनस और क्या रहेगा सी स्क्वायर इक्वल टू इधर के मिलेगा सी स्क्वायर, और y डैश स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आएगा सी स्क्वायर और 1 माइनस सी स्क्वायर। तो देखो ये सारी सी स्क्वायर है, तो आप इसको एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन मान लेते हैं ए। तो आपके पास आएगा y डैश स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर है ना, तो अपन ऐसे करते हैं ना, हम रूट को भेज देते हैं। तो y डैश स्क्वायर है अपने पास है सी स्क्वायर और 1 माइनस सी स्क्वायर। तो y डैश की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी अंडर रूट का सी स्क्वायर, के नहीं भाई सी है, सी और 1 माइनस सी स्क्वायर। इसको आप एक नया क्वेश्चन मान लेते हैं ए, क्योंकि सारे क्वेश्चन है। तो y डैश आपके पास आया ए, और y डैश का मतलब है d अपॉन डी एक्स, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या आएगा ए। तो डी वाई इक्वल टू ए और डी एक्स। ठीक, वैसे m मानता तो और मजे आते हैं ना, चलो m ही मान लेता हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं गया अपन, m इसको मान लेते हैं, इसको भी मैं m मान लेता हूँ और इसको भी मैं m मान लेता हूँ। तो आपके पास और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। तो डी वाई इक्वल टू एम और डी एक्स आ गया, इधर भी समाकलन कर दीजिए और इधर भी समाकलन कर दीजिए। आपके पास आएगा इधर है डी वाई, इधर है m बाहर आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। तो y बराबर एम एक्स प्लस का c, ये आपके पास आई। देखो ये क्या कहती है, ये कहती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसकी इक्वेशन ये आई, और ये किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन इन विच 2 पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन। दिस इक्वेशन represent a straight line in which two point in a plane। वैसे स्ट्रेट नहीं आएगा, स्ट्रेट आता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन सीधी। तो आप देख सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी प्लेन के अंदर दो पॉइंट के बीच में, वो हमेशा क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन ही आती है, और उसकी इक्वेशन हमारे पास आती है y बराबर एम एक्स प्लस का सी। ये आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोडिसिस, ठीक है ना। वैसे जियोडिसिस और के भी नाम होते हैं, यहाँ पर आप इसको स्ट्रेट लाइन बोलो, जियोडिसिस की बजाय केवल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम एक और नया टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें हम फिर से एक एक्सट्रीम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो आपके एग्जाम में आती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे।